Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss the violation of Panchsheel in India-China relation. तो आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायलेशन ऑफ पंचशील, मतलब पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन इन इंडिया चाइना रिलेशन, भारत और चीन संबंधों के बीच में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं है और बॉर्डर पे अलग अलग बॉर्डर्स पे तनाव की स्थिति है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचशील, कि पंचशील है क्या। देन वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द पंचशील इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड एंड एट द सेम टाइम विद द टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड चाइना। तो भारत चीन संबंधों में पंचशील का क्या महत्व है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पंचशील है क्या। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज पंचशील। सबसे जरूरी चीज, इट्स अ ट्रीटी अमंग टू ऑफ मोस्ट पॉपुलस एंड पावरफुल स्टेट, कि दो बहुत जनसंख्या जिनकी बहुत ज्यादा है उस तरह के देश, जिसमें चीन सबसे नंबर 1 पे है एंड एट द सेकंड नंबर पे है वो इंडिया, और पावरफुल भी है। आज के समय अगर देखें तो दोनों ही कंट्री काफी पावरफुल है। अदर नेम इज, जो पंचशील का दूसरा नाम क्या है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि शांति के थ्रू हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इसके 5 सिद्धांत। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में माना जाता है कि ये बेस्ट है, कि इससे अच्छी सिद्धांत नहीं हो सकते फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति के तहत होते हैं उसमें। अब देख लेते हैं इसका इतिहास क्या है, कब ये शुरू होता है, क्यों बनाया जाता है, किस कंडीशन में बनाया जाता है। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ पंचशील, कि पंचशील जो सिद्धांत है, जो ट्रीटी है, जो समझौता है, उसका इतिहास क्या है। तो 1949 की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 1947 में आजाद हो जाता है, लेकिन हम 1950 में एक रिपब्लिक बन पाते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि चाइना भी 1949 में वहां एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है और वहां पे कम्युनिस्ट शासन आ जाता है, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है, और वहां से ही भारत और चीन के रिश्तों की शुरुआत होती है। तो यहां देख सकते हैं कि चाइना जो एक तरह से आजाद होता है 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर एंड होता है, लेकिन वहां पे एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो चिंग काई शेक के नेतृत्व में बनती है। उसके बाद विद इन 4 ईयर्स 45 के बाद 49 के अंदर माओ जेडोंग के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, अक्टूबर में होता है। तो वो जो रेवोल्यूशन होता है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती है। अब चिंग काई शेक भाग जाते हैं ताइवान में। इसके अलावा भारत में हम जानते ही है कि 1950 में हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। इससे पहले हम डोमिनियन स्टेटस में थे, लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहां से जो शुरुआत हो रही है ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 है, कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद विश्व में शांति लोग चाहते हैं, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, वो भी शांति के लिए था। और इंडिया और चाइना दो नए इमर्जिंग इंडिपेंडेंट कंट्री थे, उनके बीच में भी एक समझौता आ रहा था। और एक तरफ से देखें तो हमारे यहाँ जो नेहरू थे वो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थे, और जो चीन में यहाँ आप देख सकते हैं माओ जेडोंग जो थे, उनके कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वहां जो रेवोल्यूशन हुआ था वो भी सोशलिस्ट आइडिया में बिलीव करते थे। तो दोनों के आइडियोलॉजी भी एक जैसे होने के कारण, और दूसरा पॉपुलेशन और गरीब होने के कारण, एक जैसी परिस्थितियों के कारण दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक पीस को लेके एक बहुत सहमति बनती है। लेकिन ये सहमति बहुत दिनों तक नहीं, वो देखते हैं। तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद 1953 में क्या हो रहा है, टू हेड ऑफ द स्टेट्स, इंडिया जवाहरलाल नेहरू और चाइना से जाओ एन लाई जो प्रीमियर थे, और माओ जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी या कह सकते हैं चेयरमैन, कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे माओ, और चाओ एन लाई जो थे वो प्रीमियर बनाए गए। वो एक समझौता करते हैं 53 में, और जो एग्रीमेंट के रूप में आता है पंचशील के सिद्धांत में 1954 में। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वो पंचशील क्या है। पंचशील का जैसे आप समझ सकते हैं 5 और सील जो है उस पर निर्भर है। तो यहां देख सकते हैं 5 प्रिंसिपल इन द ट्रीटी। द लीडर ऑफ चाइना एंड इंडिया आउटलाइन देयर पॉलिसी ऑफ पंचशील एंड डिफाइंड इट थ्रू 5 आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल। जो 5 आइडियोलॉजी विचारधारा के आधार पे प्रिंसिपल जो सिद्धांत बनाए गए वो क्या थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो दोनों देश एक दूसरे की जो
क्षेत्रीय इंटीग्रिटी है, जो अखंडता है, और जो संप्रभुता है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये पहला सिद्धांत है इस पंचशील के 5 सिद्धांतों में से। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि एक दूसरे पे एग्रेशन नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, जो कि अभी हम देखें तो इसका वायलेशन हो गया। तीसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, कि दोनों एक दूसरे के जो घरेलू मामले हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसीलिए हम तमाम सारे देखते हैं, जब हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो भारत ने उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, या भारत के अंदर भी जब कोई वायलेंस होता है या कोई राइट होता है या कहीं किसी स्टेट के अंदर कोई मतभेद होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो दूसरे किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का हो, तो चाइना मोस्टली इंटरवीन नहीं करता। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल की बात है, लेकिन कई बार इस प्रिंसिपल का जो वायलेशन हो रहा है, जो इसके खिलाफ जा रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कि एक दूसरे को बराबरी पे रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे एक दूसरे के फायदे के लिए, क्योंकि आपस में फायदा तभी होगा जब हम एक दूसरे के फायदे की बात करें। और जो लास्ट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि किसी भी कीमत पे शांति को बनाए रखा जाएगा, अपने दोनों के एग्जिस्टेंस को, अपने महत्व को बनाए रखने के लिए। तो यहां देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नेहरू एंड चाउ, चाइना एंड इंडियाज रिलेशनशिप would be one of the respect and peace. Basically, each nation agreed not to mess with the internal affairs of the other and committed themselves to pursuing peaceful solution to any conflict that might arise between them. तो आइडिया क्या है कि अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम शांति से बातचीत करके उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेंगे, ना कि कहीं वायलेंस का यूज करेंगे। और ये एग्रीमेंट कई बार लगातार रिव्यू किए गए, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली में, वहां भी हमारे सैनिक जो थे वो आर्म्स नहीं लेके गए थे, और उनके सैनिक भी आर्म्स नहीं लेके आए थे, लेकिन डंडे भाले या इस तरह की चीजें ले आए थे। उनसे जो क्लैश हुआ उसकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हुए, और माना जा रहा है कि उनके भी हुए, लेकिन फिर भी आर्म्स जो यूज नहीं हुए। तो ये इस सिद्धांत के वजह से ही पंचशील का जो सिद्धांत हुआ, इसके बाद और भी बहुत सी ट्रीटी अलग अलग ईयर्स में की गई हैं, उनके भी वजह से वो वायलेंस को यूज नहीं कर पाए। सिद्धांत को बाद में यूएन ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसा था, इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया था कि इसके बिना पूरी दुनिया में शांति ला पाना बहुत मुश्किल था। तो यहां आप देख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है वो जो प्रीमियर हैं चाउ एन लाई, उनको कुछ दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है, इट इज इन नो स्पिरिट ऑफ प्राइड और एरोगेंस दैट वी आर परस्यू आवर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है, इसमें कोई प्राइड या एरोगेंस या घमंड की बात नहीं है, कि हम सभी अपनी जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पॉलिसी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद वी वुड नॉट डू otherwise unless we are false to everything India has stood for in the past and stand for today. We welcome association and friendship with all and the flow of the thought and ideas of all kind, but we reserve the right to choose our own path. That is essence of पंचशील, कि हम सभी के साथ दोस्ती और मैत्री का संबंध बनाएंगे, लेकिन हम फ्री है अपने जो अधिकार है और अपना एक ओन पाथ चूज करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि ये पहला प्रिंसिपल एसेंस है पंचशील का, कि ये जरूरी नहीं है कि चाइना के अंदर जो सोशलिस्ट आइडिया है वो इंडिया को भी उसी तरह अपनाना पड़ेगा, या इंडिया की डेमोक्रेसी को किसी भी तरह चाइना पे थोपा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को पंचशील का प्रमुख पायदान मानते हैं, पहला स्टेप मानते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आप एक महत्वपूर्ण जो फोटो है वो देख सकते हैं, जहां पे राजेंद्र प्रसाद है, चाउ एन लाई है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और जवाहरलाल नेहरू तो है ही। तो एक और कोट जवाहरलाल नेहरू का आप देख सकते हैं, आई डू थिंक इट इज वेरी कंसिडरेबल अचीवमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशन एंड फॉर द वर्ल्ड टू हैव पास सच डिक्लेरेशन यूनिवर्सली एंड एक्सेप्टेड इन सब्सटेंस दोज प्रिंसिपल। इसका मतलब जब यूएन में इनॉर्मसली बिना किसी विरोध के इस सिद्धांत को पास किया गया, तो उसके ऊपर एक टिप्पणी आती है जवाहरलाल नेहरू की, वो है कि
द प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट द अप्रोच ऑफ टॉलरेंस, कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, of non-interference of living one's life, learning from others, but neither interfering nor being interfered with, कि ना ही हम किसी दूसरे के मामले में इंटरफियर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, ना ही हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप करे। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है यूएन में जब पास हुआ है पंचशील का सिद्धांत एनोनिमसली। इसके बाद देख लेते हैं इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट है, ओनली विद द को एग्जिस्टेंट कैन देयर बी एन एग्जिस्टेंस, कि को एग्जिस्टेंस, परस्पर जो सौहार्द है, परस्पर स्थिति को बनाए रखना ही, तभी आप एग्जिस्टेंस, आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। वी रिगार्ड नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरवेंशन एज अ बेसिक लॉ ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर, कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यवहार है उसमें सबसे पहला चीज है कि नॉन इंटरफेरेंस, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। तो इस आइडिया को लेके तो पंचशील का सिद्धांत चला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पंचशील के जो स्पिरिट थी, जो आत्मा है, उसका वायलेशन हो रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही फिर से हम पंचशील की तरफ लौटेंगे और भारत और चीन दोनों की ही जो सरकारें हैं और वहां के लोग मिलकर पंचशील सिद्धांतों को फिर से फॉलो करेंगे, जो कि हमारे जो विजनरी लीडर्स थे उन्होंने बनाए थे, और यही शांति ला सकते हैं पूरे विश्व में, जैसा यूएन ने भी एक्सेप्ट किया और हम भी एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और पंचशील की कामना करते हैं कि ये पंचशील का जो सिद्धांत है, भारत चीन या पूरी दुनिया में ये सिद्धांत लागू हो और कोई भी देश आपस में ना लड़े। युद्ध सबके लिए खतरनाक होता है, खास तौर से जो गरीब है या जो जिनके पास रिसोर्सेस कम है उनके लिए और भी खतरनाक है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।